हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसका सैम्पल पेपर का पार्ट 2 करेंगे। जैसे कि आप सभी का सुबह से रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं फटाफट आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे को आज फीवर हो रहा था, तो इसलिए मैं कुछ भी वीडियो आप सभी के लिए अपलोड नहीं कर पाई, पर मैं कोशिश करूँगी। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए एक दो वीडियो जो है अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो तो पहले ही मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगी। और चलिए देखते हैं क्वेश्चंस अपने। ज़्यादा नहीं कर पाएंगे पर जितना हो पाएगा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्योंकि 10th तक जो क्वेश्चन थे हमने अपने सैम्पल पेपर 1 जो था उसमें हमने सॉल्व कर लिए थे। अब जो 11th क्वेश्चन है उसमें देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प जो यानी कि जो पीएम के द्वारा स्टार्ट, आपको पता होगा जो औद्योगिक नीति संकल्पना है वो जो पीएम है उनके द्वारा स्टार्ट, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट करने का मतलब नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि जो पंचवर्षीय योजना थी उसका अध्यक्ष कौन होता था, पीएम ही तो होते थे, ठीक है। अब जो पंचवर्षीय योजना उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नीति आयोग कब आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, औद्योगिक नीति जो संकल्पना पीएम है 1955 में, 1955 ने डैश पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। तो 1955 में ये जो संकल्पना उत्पन्न हुई थी, औद्योगिक नीति संकल्पना, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का आधार बनी, यानी कि इससे प्रभावित होकर कौन सी जो पंचवर्षीय योजना वो आई भारत में, यही क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है फोर्थ, तीसरा है सेकंड और फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है थर्ड, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना बताई गई है। तो औद्योगिक नीति के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, जो दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या हुआ था, जो औद्योगिकरण है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि पे फोकस था, दूसरी पर किस पे था, औद्योगिक नीति पर था। और जैसे कि आपको पता होगा अभी 1955 में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वही चल रही थी, और 1956 से क्या है, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है, पंचवर्षीय योजना वो शुरू होती है। तो इसलिए हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने व्यावसायिक संरचना को संदर्भित करता है। तो व्यावसायिक संरचना को क्या चीज़, यहाँ पर जो भी लिखा गया है ऑप्शन इसमें से कौन सा सही से इसका मतलब समझा रहा है हमें। पहला ऑप्शन है किसी देश में श्रम शक्ति का आकार, दूसरा है एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कार्यबल का वितरण, और चौथा यहाँ पर विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। तो इसका ऑप्शन आपका थर्ड ठीक होगा, यानी कि जो एक अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमी होती है हमारे, उसमें क्या है, जो अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं उन सबके बीच में जो कार्य बल है, यानी कि जो भी काम करने के लिए जो कार्य बल होता है, यहाँ पर जो श्रमिक वगैरह हो गए उनके बीच में वितरण करना जो कार्य है उसको, तो विभिन्न जो क्षेत्र है उनके बीच में कार्य को वितरण करना एक तरीके से व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, देखिए 13 वाला, डैश कृषि उपज का वह हिस्सा है जिसे किसान अपनी स्वयं की खपत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार में बेचते हैं। खपत आवश्यकता का मतलब यहाँ पर, खपत का मतलब होता है कि जो हम खपत कर देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो कोयला वो खपत होता जा रहा है, यानी ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो खपत आवश्यकता यानी कि अपनी ज़रूरतों के लिए किसान क्या करता है, अपनी फसल को यूज़ करेगा ना वो, अगर वो खेती कर रहा है तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि किसान क्या करता है, अपने लिए जो भी कृषि की उपज उसने की है उस फसल को अपने लिए यूज़ करने के बाद ऐसी कौन सी फसल बचती है जिसे वो, मतलब कि ऐसी फसल बचती है जिसे वो बाजार में बेचता है, तो उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है व्यापार अधिशेष, दूसरा है विपणन योग्य अधिशेष, तीसरा निर्माता अधिशेष और चौथा है उपभोक्ता अधिशेष। अधिशेष का मतलब बचा होना, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक, विपणन अधिशेष। विपणन का मतलब ही व्यापार होता है, आपको पता होगा जब आपने 10th क्लास में इकोनॉमिक जो इको है वो पढ़ी होगी तो उसमें विपणन शब्द बार बार आता होगा। और अब तो आपके पास इकोनॉमिक्स है ही, तो आप सभी को पता होगा इकोनॉमिक्स टर्म्स तो आनी चाहिए आप सभी को। उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप क्या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। और इसके साथ साथ जो हमने अपना जो बजट वाला चैप्टर है उसके भी MCQs जो है अपलोड कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2 की पूरी कोशिश करूँगी आज अपलोड हो जाए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन ए क्या कह रहा है और कथन बी क्या कह रहा है। कथन ए कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा को एक दिन में एक व्यक्ति की न्यूनतम जो पोषण यानी कैलोरी की जो आवश्यकता है उसके मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कथन ए के द्वारा कहा गया है, गरीबी रेखा को परिभाषित किया जा रहा है कथन ए के द्वारा।
ये बता रहे हैं कि गरीबी रेखा वो रेखा होती है जिसमें क्या है, एक दिन में एक व्यक्ति ने कितनी कैलोरी ली है उसके अकॉर्डिंग तय किया जाता है। यानी कि गांव में एक व्यक्ति की कैलोरी कितनी होगी और शहर में कितनी होगी वो अलग अलग होती है, और गांव की जो कैलोरी होती है वो अधिक होती है, यानी कि 2400 के आसपास होती है कैलोरी कि एक व्यक्ति को ग्रहण करनी चाहिए। अगर वो नहीं करता तो उसका मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, गरीबी रेखा वो रेखा होती है जो क्या होता है कि वो बिल्कुल यहाँ पर ये क्या कहा जाता है ना, अगर इस रेखा को पार कर दिया, लक्ष्मण रेखा की टाइप से इस रेखा को पार कर दिया तो गरीबी के नीचे आ जाएंगे हम बिल्कुल। ठीक है, ये यहाँ पर दी गई है इसके द्वारा परिभाषा, तो परिभाषा बिल्कुल सही यहाँ पर बताई गई है, तो कथन ए हमारा सही हो गया। कथन बी देखिए, मौद्रिक संदर्भ में गरीबी रेखा को परिभाषा पिछले कुछ वर्षों में नहीं बदली है। इन्होंने कहा है कि जो मौद्रिक संदर्भ है, यहाँ पर जो मौद्रिक मूल्य रखा गया था, जैसे मैंने कहा गाँव के लिए जो कैलोरी है वो 2400 के आसपास कैलोरी तय की गई है। आई थिंक इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो जो भी करेक्ट होगी मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। अभी फ़िलहाल मुझे जो याद आ रही है तो इतनी ही थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो मौद्रिक जो है, यानी कि ये जो तय किया गया है कि इतनी कैलोरी क्या है ग्रहण करनी चाहिए, वो क्या है पिछले कुछ वर्षों में चेंज नहीं की गई है। ऐसा तो नहीं है ना, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इसलिए सेकंड वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। केवल पहला कथन आपका यहाँ पर सही है और उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कथन पहला सत्य और कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 15 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। यहाँ पर भी हमें कथन पहला और दूसरा दो दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारत को अक्सर दुनिया का आउटसोर्सिंग हब कहा जाता है। आउटसोर्सिंग हब तो कहा जाता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, आपने भी सुना होगा ना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई वगैरह भी होती है। और यहाँ पर कथन दूसरा कह रहा है कि कुशल जनशक्ति की उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत द्वारा प्राप्त स्थिति के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। इन्होंने कहा है कि कुशल जो जनशक्ति जो है, यानी कि आपको पता होगा भारत में से बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, हम एक तरीके से क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, और वो प्रशिक्षण लेने के बाद क्या करते हैं, बाहर जाकर कार्य करते हैं, यानी कि भारतीय नागरिक बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं। तो जो जनशक्ति जो उपलब्ध हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच को, ठीक है, विश्व में जो ये जनशक्ति जो उपलब्ध हो रही है, कहीं ना कहीं भारत का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि भारत के तो जा रहे हैं। तो कुछ प्रमुख कारण रहे हैं, भारत से प्राप्त कुछ स्थितियाँ रही है जो इसके लिए जिम्मेदार रही है। ठीक है, तो दोनों कथन हमारे यहाँ पर ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर 15 का, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये पहला कथन, यानी कि दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो क्या हमारा कथन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने। 1960 में हरित क्रांति के आगमन से पहले भारत मुख्य रूप से खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए डैश पर निर्भर था। इन्होंने कहा है 1960 से पहले जब तक हरित क्रांति नहीं आई थी तो उससे पहले क्या है, भारत कुछ मुख्य फसलों पर ही निर्भर था, यानी कि कुछ मुख्य फसलें जो थी भारत में उनका उत्पादन होता था, तो वो कुछ मुख्य फसलें जो थी उसके, और बाकी जो फसलें हो गई उनके लिए किस पर निर्भर होगा, भारत में कुछ मुख्य तो फसलें होती थी, उसके अलावा जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो कहाँ से होती होगी, आपको पता होगा हरित क्रांति के बाद क्या हुआ है, भारत में जो खाद्यान्न की आपूर्ति है वो हुई है, यानी खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। तो यहाँ पर आपका देखते हैं ऑप्शन, उससे पहले जब तक हमारे पास सही तौर पर फसलें नहीं थी तब तक हम किस पर निर्भर थे, कौन से देश पर थे। पहला है यहाँ पर यूएसए, दूसरा है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है मैक्सिको और चौथा यहाँ पर यूएसएसआर। तो हम थे यूएसए, यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 17 वाला जो क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर मतलब कि डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो 17 क्वेश्चन है वो मैं ऐड नहीं कर पाई, गलती से भूल गई। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है यानी कि नाबार्ड है कि उसकी स्थापना 1982 में हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक डैश निकाय के रूप में की गई थी। यहाँ पर पूछा गया जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, वो ग्रामीण जो वित्त व्यवस्था है, यानी ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें भी क्या हो सके, जो वित्त है, जो धन है वो वहाँ पर पहुँच सके। ठीक है, बैंकों की सुविधाएं वहाँ पर भी पहुँच सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो वो किस तौर पर की गई है, पहला सहकारी, दूसरा शीर्ष, तीसरा मैक्रो क्रेडिट और चौथा है पर निजी क्रेडिट। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला यहाँ पर ठीक, शीर्ष जो निकाय है उसके रूप में की गई थी इसकी स्थापना, आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने। 19 वाला है, भारत सरकार ने भारत की वयस्क आबादी जो थी, यानी कि अभी है, वर्तमान का क्वेश्चन है यह आपका यहाँ पर। तो भारत की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, जो वयस्क आबादी है उसके लिए
कोवैक्सीन या फिर जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, तो उसी को लेकर क्वेश्चन है कि इसको ये क्या है, वयस्क आबादी को बिना किसी शुल्क के टीकाकरण करने के का निर्णय लिया है, यानी कि मुफ्त में टीकाकरण करवाया जा रहा है। तो इसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ये पूछा गया है, किस रूप में बांटा जाएगा। पहला है राजस्व प्रकृति आय, दूसरा है पूंजी प्रकृति व्यय, तीसरा है राजस्व प्रकृति व्यय और चौथा है पूंजीगत प्रकृति आय। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन, ठीक, यानी कि आपका बजट से क्वेश्चन आया है राजस्व प्रकृति आय। प्रकृति को भी हटा दे तो राजस्व व्यय, सॉरी व्यय होगा यहाँ पर, ठीक है, राजस्व व्यय, मैंने आय बोल दिया था गलती से। तो यहाँ पर राजस्व व्यय व्यय होगा, तो यानी कि क्या है, सरकार कुछ भी खर्च कर रही है तो वो राजस्व व्यय ही तो होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 वाला यहाँ पर है डैश भारत में। और अब देखिए फीवर था मुझे, मैं फिर भी आप सभी के लिए जो है वीडियो बना रही हूँ, तो लाइक करना तो बनता है, लाइक करो, शेयर करो और क्या है कमेंट करके जरूर बताओ कैसी लगी। 20 वाला क्वेश्चन है डैश भारत में गरीबी का कारण नहीं है। तो गरीबी का कारण क्या नहीं है भारत में। पहला ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है हमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, तीसरा है कम पूंजी निर्माण और चौथा यहाँ पर सामाजिक आर्थिक बहिष्कार। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका होगा सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक, क्योंकि नहीं पूछा गया है, गरीबी का कारण नहीं है। अगर प्रति व्यक्ति आय जो है यानी कि जो जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद उसमें अगर वृद्धि होगी तो गरीब कहाँ से रहेंगे हम, ठीक है, गरीबी तो कम होगी ना, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाए क्योंकि नहीं वाला पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 21 वाला पूछा गया है यहाँ पर हमसे कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में श्री नीरज ने बैंक में 100 रुपये जमा करवाए हैं, ठीक है। एक इन्होंने कहा काल्पनिक अर्थव्यवस्था यानी कि हमने सोची है, कोई असलियत में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है, ठीक है, कल्पना की गई है। तो उसमें एक नीरज व्यक्ति होता है, वो क्या करता है बैंक में 100 रुपये जमा करवाता है। यदि यह मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था में कोई अन्य मुद्रा प्रचलन नहीं है, यानी कि ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में इसके अलावा कोई मुद्रा है ही नहीं प्रचलन में, तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति कितनी होगी। तो मुद्रा आपूर्ति का मतलब ही क्या होता है कि जो बैंकों में या फिर जो प्रचलन में जो भी मुद्रा होती है वो मुद्रा आपूर्ति में गिनी जाती है। तो अब क्या है, अर्थव्यवस्था में कोई अन्य मुद्रा प्रचलन में नहीं है और बैंक में किसके रुपए जमा है, नीरज के जमा है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाए, कितने रुपए जमा किए हैं, नीरज ने 100 रुपये जमा किए हैं। तो इसलिए 100 इसका आंसर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इतनी ही तो होंगी मुद्रा जो आपूर्ति, इतनी तो रहेगी, और कितनी रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है। इसमें कहा गया स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिशु मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट देखी है, ठीक है। ये कहा गया है कि भारत में क्या शिशु मृत्यु दर जो है उसमें काफ़ी गिरावट हुई है। पहचाने की निम्नलिखित में से शिशु मृत्यु दर में गिरावट का एक कारण नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, तो कारण नहीं है ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। तो स्वास्थ्य जो सुविधाएं अगर उसमें सुधार होगा तो मृत्यु जो शिशु मृत्यु दर है वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गिरावट जो है हो जाएगी, यानी कि वो जो शिशु मृत्यु दर जो शिशु है जो मरते थे उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया इसके पक्ष में, यानी कि कारण है इसका ऐसा। तो यहाँ पर कारण नहीं है पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्षों में शैक्षिक मानकों में सुधार। अगर शिक्षा जो है उसमें सुधार किया जा रहा है तो इससे कुछ स्वास्थ्य पर थोड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हाँ हम डीप में सोचें कि जो है बच्चे पढ़ेंगे तो वो डॉक्टर बनेंगे और फिर वो ठीक करेंगे, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। पर अगर हम ऐसा तो नहीं है कि जो शैक्षिक मानक है यानी कि जो शिक्षा उसमें सुधार हो रहा है तो सभी के सभी जो हैं वो डॉक्टर ही बनेंगे, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना हम। तो इसलिए जो है हमें दोनों पक्ष देखने पड़ते हैं। मोस्टली जो है ऐसे तो नहीं है कि सारे के सारे डॉक्टर बनेंगे, गिने चुने उसमें से डॉक्टर बनने वाले हैं, बाकी सब तो कुछ ना कुछ और बनेंगे। तो इसको लेकर और कुछ ऐसे हैं वो जो रह जाएंगे पढ़े लिखे। तो इसको लेकर क्या है, शैक्षिक मानक में चाहे सुधार हो चाहे ना हो तो शिक्षा पर कोई यहाँ पर जो मृत्यु दर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाए, क्योंकि नहीं पूछा गया था इसमें, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वर्षों से राष्ट्र की जनसंख्या के जीवन स्तर में गिरावट। तो जनसंख्या में गिरावट है तो ये सबसे मोटा कारण रहता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब गिरावट की बात कर दी इन्होंने तो यहाँ पर क्या है, ये तो एक अच्छा प्रभाव लेकर आएगा, शिशु मृत्यु दर कमी तो होगी इसकी वजह से। अब अगला देखिए, वर्षों में तकनीकी विस्तार, तकनीक में सुधार हो रहा है, टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है तो मशीनें वगैरह आएंगी अच्छी,
ठीक है। जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उसमें भी अच्छी अच्छी तकनीकें आएंगी, जिससे क्या है काफ़ी सारों की मृत्यु जो है वो हो रही है, उसका बचाव किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा 23 वाला। कथन दे रखा है पहला, सब्सिडी किसी राष्ट्र के वित्तीय स्वास्थ्य पर कोई बोझ नहीं डालती। तो इन्होंने कहा है जो सब्सिडी दी जाती है वो राष्ट्र की जो वित्तीय स्वास्थ्य होता है उस पर, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं डाला जाता। बिल्कुल बात सही कही गई है। अगला देखिए, अगला कहा इन्होंने, सब्सिडी को अगर पूरी तौर से हटा दिया जाए तो आय के समान वितरण के उद्देश्य का क्या होगा, उल्लंघन हो सकता है। इन्होंने ये कहा है अगर सब्सिडी को पूरी तरीके से हटा भी दिया जाए तो आय का जो वितरण समान रूप से किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्या हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। अगर आय का वितरण सब्सिडी को हटाकर भी समान रूप से किया जा रहा है तो क्या है, वो समान रूप से ही माना जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब्सिडी दी जाए, सब्सिडी तो सरकार अपनी इच्छा से दे रही है ना, तो सिचुएशन को ठीक करने के लिए। पर अगर सब्सिडी को हटाकर भी आय का जो वितरण है वो समान रूप से हो रहा है तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वितरण किया गया है इनकम का वो सही नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ये हमारा कथन जो दूसरा वो गलत हो जाएगा। पहला, केवल पहला ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका हो जाएगा कथन जो है आपका यहाँ पर ये देखिए, हाँ यहाँ पर जो बात कही गई थी सब्सिडी, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो सब्सिडी वाली बात कही गई है कि जो वित्त व्यवस्था यानी कि जो वित्त हो गया और स्वास्थ्य हो गया उन दोनों प्रभाव डाला जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्या है, गलत कही गई है। मैंने आपको गलत एक्सप्लेन कर दिया पहले, तो यहाँ पर मैंने कुछ और समझ लिया था। तो यहाँ पर अगर जो सरकार है वो क्या कर रही है, कुछ जो पैसे हैं यानी कि जो भी जीडीपी है उसमें से कुछ परसेंट क्या कर रही है, अगर सब्सिडी में दे रही है तो सब्सिडी के लिए यूज़ कर रही है तो वहाँ पर क्या होगा, अपनी अर्थव्यवस्था में बोझ तो पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए हमारा एक कथन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर जो सब्सिडी है उसमें आय का जो वितरण समान करने के लिए तो सब्सिडी दी जाती है, अगर उसे हटा दिया जाएगा तो जो गरीब वर्ग है उसे सब्सिडी थोड़ी ना मिलेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी तो उसके पास तो आय पहुंची ही नहीं, तो इसलिए जो है आय का वितरण समान नहीं हो पाएगा। तो ये वाली एक्सप्लेनेशन ठीक होगी, तो पहले वाले को कट कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही लास्ट क्वेश्चन है आपका, फटाफट हो जाएगा। तो 24 वाला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हमसे, ये कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले, जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी उससे पहले कृषि क्षेत्र में ठहराव मुख्य रूप से डैश के कारण होता था। तो कृषि क्षेत्र में जो ठहराव है वो किस रूप में होता था, तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है प्रौद्योगिकी में निवेश, दूसरा यहाँ पर कृषि सुविधाओं में निवेश, तीसरा उन्नत आधारभूत सुविधाएं, और चौथा है भूमि निपटान प्रणाली। तो भूमि निपटान प्रणाली जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कृषि जो है क्षेत्र उसमें ठहराव किया जाता था, यानी कि उसमें ही तो रुके हुए थे। जब हमने देखा स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारतीयों को तो उस टाइम पे 85% तक जो जनसंख्या थी वो क्या है, कृषि पर निर्भर थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही आपका जो यहाँ पर सेक्शन ए होता है इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट होता है। इसमें से आपको 24 क्वेश्चन दिए गए, आई थिंक आपको 20 जो क्वेश्चन है वो करने होंगे, और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो स्टार्टिंग वाला पेज होता है उसे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी का कल प्री बोर्ड है, मेरे ख्याल से वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। कैसी रही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक करो, शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो नहीं किया है तो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।